व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 26 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है एन इंडियन स्पेस एक्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों में योगदान के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता के दोहन हेतु नई नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि एडिटोरियल को हम अपनी यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें टेक्नोलॉजी और मूलतः सेगमेंट्स जैसे कि अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। एलॉन मस्क के स्पेसएक्स ने पिछले दिनों अपनी स्टारलिंक परियोजना के तहत 60 से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया और इसके साथ ही उसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि एक और निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेसएक्स भविष्य में 30,000 उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना रखती है, तो दूसरी ओर भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देने से लगातार इनकार किया है। देखिए, हाल ही में अमेरिका की स्पेसएक्स नामक कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने एक स्टारलिंक परियोजना के तहत 60 से अधिक उपग्रहों को स्पेस में भेजा है। ये 60 उपग्रह भेजने के बाद अभी तक स्पेसएक्स कंपनी द्वारा भेजे गए कुल सैटेलाइट्स की जो संख्या है वो 500 से अधिक हो गई है। भविष्य में इस कंपनी का दावा यह है कि ये लगभग 30,000 ऐसी सैटेलाइट्स जो है वो भेजना चाहता है। और यहीं अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो आज भी भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को, निजी कंपनियों को प्रवेश करने से लगातार मना किया है। अब यदि हम थोड़ी सी बात आगे देखें तो हम लोग स्पेसएक्स के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए, स्पेसएक्स एक अमेरिकी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, साथ ही साथ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में भी इसने अपने हाथ आजमाए हुए हैं। इस कंपनी को पूरा अगर हम लोग देखें तो स्पेसएक्स का नाम पूरा है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। इस कंपनी की स्थापना सन 2002 में इलॉन मस्क द्वारा की गई थी। अब ये जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, स्टारलिंक प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि स्पेसएक्स कंपनी द्वारा चलाया गया है। इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो एक ऐसा ब्रॉडबैंड नेटवर्क क्रिएट करना है। वो ब्रॉडबैंड नेटवर्क कैसे क्रिएट होगा? बहुत सारे ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो कि ऑर्बिट करेंगे, जिनकी संख्या जो है वो हजारों में होगी। जब ये सारे के सारे स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करेंगे तो इन्हीं स्पेसक्राफ्ट्स के जो क्लस्टर, जो समूह होंगे, वहां उसके थ्रू एक ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट या एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क डेवलप करने की बात जो है वो की जा रही है। यहां पे ये भी उल्लेखनीय है कि जितने भी स्पेसक्राफ्ट्स भेजे जाएंगे वो सब के सब LEO, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होंगे। ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग आगे सेशन में पढ़ेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इसरो ने निश्चय ही अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस क्षेत्र में पर्याप्त खिलाड़ियों के नहीं होने से भारत ने कई महत्वपूर्ण विषयों में नुकसान भी उठाया। देखिए, इसरो के काम पर किसी को शक नहीं है। इसरो ने लाजवाब काम किया है और जितनी उम्मीद की गई थी उससे भी कहीं आगे बढ़ करके इसरो ने जो है वो हमको परिणाम दिखाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों के अभाव, या फिर आप कह सकते हैं कि मूलतः जो पैसा प्राइवेट कंपनियां लाएंगी, साथ में जो पैसा वो लगाएंगी, कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कई जगह पे हमें नुकसान भी उठाना पड़ा है। देखिए, ऐसा कई बार हुआ है कि भाई इसरो की कैपेसिटी पे मैंने आपको बताया कि हमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि इसरो के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण इसरो को कई बार बहुत बाहर की जो विदेशी, जो निजी उपग्रह कंपनियां हैं, जो निजी सैटेलाइट फर्म्स हैं, उनसे भी
मदद जो है वो लेनी पड़ी है। और देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम जो है वो बद से बदतर होती जाएगी। यदि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की इंप्रूवमेंट की बात करें तो आप ये समझिए कि भाई सन 2000 के दशक में वो उपग्रह जो लगभग 2 जीबीपीएस की क्षमता रखते थे, वर्तमान में वही उपग्रह 500 जीबीपीएस तक की उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ा ली है और आने वाले कुछ सालों में यही क्षमता बढ़ करके 1000 से 2000 जीबीपीएस तक होने की अनुमान है। तो ऐसे में हमें बहुत जरूरी है कि भारत, इसरो ये सब समय की जो रिक्वायरमेंट है, जो समय की मांग है, उस स्पीड से आगे बढ़े। वर्तमान परिदृश्य की बात करें हम लोग यदि, तो देखिए ट्राई का जो डेटा है, ट्राई इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम लोग ट्राई के डेटा के अनुसार हम लोग चलें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई पिछले 5 सालों में, मतलब मार्च 2015 से मार्च 2020 तक के यदि हम लोग डेटा को देखें तो उस समय मार्च 2015 में भारत में जो इंटरनेट की खपत होती थी प्रति व्यक्ति जो इस्तेमाल करता था वो थी लगभग 0.1 जीबी, मतलब लगभग 100 MB खपत होती थी प्रति माह। याद करिए वो समय जब एक एयरटेल का या वोडाफोन का किसी का डेटा पैक भरवाते थे तो 299 रुपए या 300 रुपए का 1 GB मिलता था, उसको 30 दिन चलाते थे। तो आप समझिए कि मार्च 2015 में जो डेटा की जो खपत थी वो लगभग 100 MB थी। वही डेटा की खपत आज मार्च 2020 में बढ़ करके लगभग 11 GB प्रति माह हो गई है। ये ट्राई का डेटा है। और देखिए बेहतर, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे उसकी डिमांड भी जो है वो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक टेलीविजन का एग्जांपल देता हूं। एक नॉर्मल कलर टेलीविजन की बात करूं तो वो लगभग 4 लाख मेगापिक्सल का इस्तेमाल करता है। अब मेगापिक्सल की यदि हम लोग बात करें तो मेगापिक्सल के रेफरेंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि मेगापिक्सल्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो इमेज, जो चीज आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, वो कितनी डिटेल, मतलब कितनी बारीक, कितनी शार्पनेस है उस इमेज में। जितने ज्यादा बेहतर मेगापिक्सल उतना बेहतर आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड टीवी की बात करते हैं तो लगभग 4 लाख मेगापिक्सल्स की उसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन वहीं अगर आप किसी HD हाई डेफिनेशन टेलीविजन पे चले जाएं तो वही जो आपकी डिमांड है वो बढ़ जाती है, वो लगभग 2 लाख मेगापिक्सल के आसपास हो जाती है। और वहीं अगर आप किसी 4K टेलीविजन पर चले गए तो वहां पर जो डिमांड होती है वो लगभग 8 मिलियन मेगापिक्सल से ज्यादा होती है। तो यहां पे आप थोड़ा सा बात समझ लीजिए, 4K टेलीविजन की बात हुई है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए 4K टेलीविजन एक ऐसा टेलीविजन जिसमें 4K रेजोल्यूशन होता है। अब ये 4K रेजोल्यूशन होता क्या है? देखिए 2 तरीके से पिक्सल्स होते हैं किसी भी टीवी में। जब मैं 4K टीवी की बात करता हूं तो उसमें हॉरिजॉन्टल पिक्सल एक होता है। हॉरिजॉन्टल पिक्सल की जो मात्रा होती है वो होती है 3840 हॉरिजॉन्टल पिक्सल। वहीं एक वर्टिकल पिक्सल भी होता है जहां पे आपको मिलता है 2160 मेगापिक्सल। आप यदि किसी 4K टेलीविजन के बक्से को, डब्बे को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। और इसी के ही अनुरूप हम लोग देखते हैं कि जो 4K टेलीविजन होता है उसमें लगभग 8.3 मिलियन मेगापिक्सल, सोचिए 8.3 मिलियन मेगापिक्सल ये पिक्चर क्वालिटी होती है। तो आप एक चीज ये समझिए कि देखिए समय के साथ जरूरतें, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बेहतर होती गई वैसे वैसे और इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। अब यहां पे आप एक चीज समझिए कि भाई जो हमारे पास आज भी अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो दूर संचार सेवाएं हैं हमारे यहाँ पे वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक प्रॉपर, जिसको एक हम लोग बोलते हैं ना कि जो आर्थिक रूप से सपोर्ट हो सके, मतलब चीप ब्रॉडबैंड प्लान जो है वो आज भी देश के कई हिस्सों में हमें नहीं मिलता है। अब उपग्रह प्रौद्योगिकी इसका समाधान दे सकती है क्योंकि यह व्यावसायिक रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को उस भाग में भी पेश कर सकती है जहां घनी आबादी का वास नहीं है। अब यदि हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर किया तो ये जिस हम लोग एक सस्ते ब्रॉडबैंड सेवा की बात कर रहे हैं वो एक सस्ती ब्रॉडबैंड सेवा हमें देश के उन हिस्सों में भी मिल सकती है जहां पे आबादी बहुत घनी नहीं है। और इसी का ही कारण एयरटेल के जो संस्थापक हैं सुनील मित्तल, उन्होंने कुछ महीने पूर्व इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी जिसका नाम OneWeb है उसको परचेज किया। अब OneWeb काम क्या करती है? देखिए OneWeb जो है वो एक UK में बेस्ड कंपनी है जो विश्व में कहीं भी सस्ती वायरलेस इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए सैकड़ों निम्न भूकक्षा, मैंने आपको बताया निम्न भूकक्षा
लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को इस्टेब्लिश करने की योजना बनाती है। अब यहां पे हमको ये समझने वाली बात है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो होती क्या है। देखिए, एक तो होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होता है आपके पास लो अर्थ ऑर्बिट। अब ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो धरती से, यदि हम लोग ऊंचाई की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें, तो वो 500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक के रेंज में फ्लोट करती हैं। 500 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक के दायरे में ही ये सैटेलाइट्स रहती हैं, जबकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थापित होता है। दूसरी एक और बात हम लोग बात करते हैं, ये जो लो अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, जिसको हम लोग ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं, वो ऑर्बिटल पीरियड वो लगभग 11.25 पीरियड्स होते हैं प्रतिदिन। 11.25 पीरियड्स होते हैं प्रतिदिन, मतलब जो ऑर्बिट के चक्कर लगाने का जो ड्यूरेशन है उसको ऑर्बिटल हम लोग बोलते हैं। तो एक ऑर्बिटल चक्कर जो है वो लगभग जो लगाया जाता है इन सैटेलाइट्स द्वारा, तो वो होता है 128 मिनट में या फिर उससे कम। तो ये होती हैं आपकी लो अर्थ ऑर्बिट्स। तो ये जो सुनील मित्तल साहब हैं, उन्होंने इस कंपनी के साथ जो है वो हिस्सेदारी परचेज करी है, और देखिए हो सकता है आने वाले समय में एयरटेल जो है वो और भी सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएं जो हैं वो भारत देश में इंट्रोड्यूस करें। आगे का रास्ता, एक नई नीति लाना जिसका मसौदा पिछले सप्ताह जारी किया गया था, और उसका कार्यकरण वस्तुतः दो अलग बातें हैं। देखिए, एक बात समझिए, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये कि नीतियां भले ही आ जाएं, जरूरी है कि उनका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो, उनको सही तरीके से कार्यान्वित कराया जाए। देखिए, सन 2000 में भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एक इनिशिएटिव ऐसा लेकर के आई थी, और उसके लिए नई दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई थी 1999 नवंबर में, जिसका नाम था यूएन एस्केप। अब ये जो यूएन एस्केप था, ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। यहां पे हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों को भारत के जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें शामिल करने की जो बात थी, वो प्रपोजल जो है वो पेश किया गया था। लेकिन सुस्त नीतियों के चलते उस इनिशिएटिव का हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया। साथ ही साथ जिस तरीके की तकनीकी सेवाएं, तकनीकी मदद की हमें जरूरत थी, वो हम पूरे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मिली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना वीक था कि हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। आप ये समझिए, 2000 के आसपास इस पॉलिसी की बात हुई थी, और 2010 तक इस पॉलिसी में कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया जिसका कोई हमें प्रॉपर रिजल्ट या प्रॉपर आउटकम दिखाई दे सके। अब वास्तव में अभी तक यह प्रस्ताव सरकार के पास पड़ा हुआ है और इसे मंजूरी नहीं मिली है। प्रस्तावित नई नीति में कहा गया है कि निजी ऑपरेटरों को उपग्रहों और संबंधित संचार प्रणालियों के डिजाइन, विकास और प्राप्ति की अनुमति दी जाएगी। देखिए, यदि नई नीति लागू होती है तो उस नई नीति के अनुसार यह भी कहा गया है कि भाई जो प्राइवेट पार्टनर्स आएंगे, जो निजी ऑपरेटर होंगे, उनको उपग्रह को बनाना, उपग्रह से संबंधित जो संचार प्रणालियां हैं उनके विकास का, उनके डिजाइन का पूरा उन्हें अनुमति दी जाएगी। ऐसे में वो जो उपग्रह हैं वो या तो अपने खुद के उपग्रह जो है उनका निर्माण कर सकते हैं, या फिर उन उपग्रहों को सरकार से खरीद सकते हैं, या फिर वो चाहे तो अपने जो ट्रैकिंग सेंटर हैं, कमांड सेंटर हैं, ओके, उपग्रह नियंत्रण केंद्र हैं, उन सबको चाहे तो भारत के अंदर या भारत के बाहर कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं। अब यहां सब कुछ जो है वो एक नीति से हो, और हर निजी ऑपरेटर जो भी पार्टिसिपेट करता है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में, सबके पास देखिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, किसी के पास कोई अनड्यू एडवांटेज ना हो। इसको इंश्योर करने के लिए एक तटस्थ नियामक की भी स्थापना की जाएगी, जिसका नाम होगा, उस प्राधिकरण का नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र। अब यहां पे हमें इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो भी कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में, जैसे कि सरकार का स्पेस एक्टिविटी बिल, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिस पे काम किया जा रहा है।
अब देखिए, यदि वर्तमान में इसरो का मुख्य ध्यान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में सहयोग पर है, तो भारत स्वयं के लिए एक निजी स्पेसएक्स जैसी कंपनी का भी लक्ष्य रख सकता है और इसे अंतरिक्ष क्षेत्र की चरम उपलब्धि तक पहुंचा सकता है। देखिए, यदि इसरो अपना पूरा का पूरा फोकस, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो रही है, इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी, इतनी कारगर टेक्नोलॉजी, हर कोई भारत के इसरो के साथ मिलकर के काम करना चाहता है। तो यदि इसरो जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देती है बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर के, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद भारत के पास अपनी खुद की एक स्पेसएक्स जैसी कंपनी हो। और यदि ऐसा होता है तो यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा इसको। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। अब आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे देखिए, मैंने आपको बताया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के संदर्भ में, मैंने आपको बताया लो अर्थ ऑर्बिट्स के संदर्भ में, तो आप कुछ उन ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई, सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, आ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं आपके जो कुछ बन सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिए, काफी सही रह सकता है आपके लिए। दूसरे जो मेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति ने न केवल भारत को एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया है, बल्कि इसका आर्थिक और भू रणनीतिक महत्व भी है, परीक्षण कीजिए। दूसरा प्रश्न, भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति में रूपांतरित करने में इसरो ने त्रुटिहीन भूमिका निभाई है। हालांकि नए अंतरिक्ष युग में ऐसी कई चुनौतियां और अवसर मौजूद हैं जिन्हें इसरो द्वारा संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। इस पर चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।